शुभकामनाओं की बात कहता हूं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता। ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती, जहां सच्चाई के लिए लड़ने के लिए हम सब लोग हमेशा प्रेरित हुए हैं उनसे, जहां सही बात की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोगों को हमेशा प्रेरणा मिली है, ऐसे भूमि पर जब कार्यालय का उद्घाटन या कार्यालय का निर्माण होता है तो हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है, इसके कार्य करने की रीति नीति यह भी अलग है, और कार्य के साथ साथ किस तरीके से संगठन को चालना देनी है इसके भी रास्ते अपने किस्म के हैं। अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया है। आज जब मैं इन कार्यालयों का उद्घाटन कर रहा हूं तो जैसा अरुण जी ने कहा कि हमारे नेतृत्व की सोच कितनी गहरी है और कितनी दूर तक जाती है, इसका भी हमको विचार करना चाहिए। लंबे समय से हम पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन आज जहां से मैं बोल रहा हूं यह भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का हेडक्वार्टर का कार्यालय है। ऐसा कार्यालय जो सभी मॉडर्न इक्विपमेंट से इक्विप्ड है। आप देखिए नेतृत्व की सोच कितनी दूर की होती। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अमित शाह जी को, जिन्होंने अध्यक्ष बनने पर इसको रूप दिया, इसको अपने एजेंडे में जोड़ा, और लगभग हमारे 770 से ऊपर हमारे संगठनात्मक जिले हैं और सभी संगठनात्मक जिलों में कार्यालय बनाने का निश्चय किया। हमारे रविंद्र राजू जी यहां बैठे हैं, उनके ये जिम्मे लगा। हेडक्वार्टर जनरल सेक्रेटरी हमारे अरुण सिंह जी उसकी बारीकियों को देखने में लगे, और अमित शाह जी के नेतृत्व में लगभग 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। 400 कार्यालयों पर काम चल रहा है। यह मेरी जिम्मेवारी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 सालों के अंदर हमारे सभी जिलों में कार्यालय बन जाएंगे। इस तरीके को निश्चित करके हम काम चलाएंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, झारखंड में 15 स्थानों पर जमीन खरीदी जा चुकी है, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, उसमें काम जल्दी से जल्दी शुरू करें और भारतीय जनता पार्टी उसको तीव्र गति से चालना देने का काम करेगी, यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। अभी दीपक प्रकाश जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने चर्चा करते हुए कहा कि कार्य को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, कोष चाहिए, कार्यकारिणी चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, कार्य समिति चाहिए और कार्यालय चाहिए। मैं कार्यालय की जब बात करता हूं तो कार्यालय सिर्फ, वैसे ये कार्यालय मोस्ट मॉडर्न कार्यालय है। अभी आपने एक छोटी सी फिल्म देखी, आपने देखा उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल है, कार्यकर्ताओं के मिलने का स्थान है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है, ई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से डिजिटल तरीके से उसको सक्षम बनाने का प्रयास है, और यह खुद कार्यालय का मेंटेनेंस हो इसकी भी व्यवस्था की गई। यह सब कुछ किया गया है। लेकिन सबसे पहले हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कार्यालय होने के कारण कार्यकर्ताओं का एक वातावरण भी बनता है काम करने का, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ एक संस्कार भी पैदा होता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि आज पार्टी के नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस बात को ध्यान में लेकर के चले कि देश में हमारे अच्छे कार्यालय होने चाहिए, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को सुविधा के साथ मोस्ट मॉडर्न तरीके से काम करने का मौका भी मिले और उनमें अच्छे संस्कार पैदा हो। उस वातावरण के कारण इस बात को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। मैं कई बार कहता हूं कि ऑफिस फंक्शंस फ्रॉम 10 to 5,
कार्यालय फंक्शंस 24/7, 24 घंटे 7 दिन ये कार्यालय का तरीका हो। इसलिए इसकी व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि हर समय हमारे कार्यकर्ता वहां काम कर सकें, इसका प्रयोजन किया गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज पुनः आपको मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। 8 स्थानों पर कार्यालय खुले हैं और बाकी पिछले साल खूंटी का कार्यालय का उद्घाटन हो चुका था और आगे चल करके जो बचे हुए कार्यालय हैं उनको भी हम पूरा करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपके ध्यान में आया होगा कि सभी संगठन संक्रमण काल में लॉकडाउन हो गए। सभी पार्टियां लगभग लॉकडाउन की स्थिति में आ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने अपने आप को काम में लगाया और यही डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए हम सब लोगों ने ऊपर से लेकर के नीचे ग्रास रूट लेवल यानी बूथ तक कार्यकर्ताओं को एक्टिवेटेड रखा, गैल्वेनाइज रखा, उनको एक्टिव रखा। और मैं आज ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने संक्रमण काल में सेवा का कार्य लिया और सेवा करने में हम पीछे नहीं रहे। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं और झारखंड भी इसमें पीछे नहीं रहा। झारखंड ने भी बहुत अच्छा काम किया। आपने फीड द नीडी प्रोग्राम में और इसी तरीके से आपने हमारे सेवा ही संगठन के कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 12,74,000 लोगों को भोजन आपने पहुंचाया है, उनको दिया है। उसी तरीके से लगभग 27 लाख राशन किट आपने बांटे हैं और राशन किट भी एक महीने का मोदी किट के नाम से आपने बांटे हैं। बहुत अच्छा काम झारखंड यूनिट ने किया है। उसी तरीके से प्रदेश के बाहर लगभग 16,500 लोगों को वहां की यूनिट से भोजन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के झारखंड यूनिट के कार्यकर्ताओं ने हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके किया है। ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। पीएम केयर फंड में लगभग 42,580 कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ रुपए की राशि जमा करके डाली है। उसी तरीके से 31,13,000 फेस कवर्स आपने बांटे हैं। लगभग 8 लाख आपने सैनिटाइजर्स बांटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन है फीड द नीडी कार्यक्रम में झारखंड यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और आपके ध्यान में आया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ की थी। 2-2.25 घंटे वो खुद इस कार्यक्रम में रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य को सराहा था। 7 प्रदेशों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था और उन्होंने सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए सराहा। ये हमारे सबके ध्यान में है। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये आपके साथ बताना चाहता हूं। मित्रों, संक्रमण काल में जब कोविड-19 का संक्रमण शुरू में आया तो दुनिया के देश जिनके स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं वह भी अपने आप को असहाय महसूस कर रही। आप याद कीजिए फरवरी का समय, आप याद कीजिए मार्च का समय। सारे अमेरिका में, सारे स्पेन में, इटली में, यूरोप में लगभग उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कोलैप्स कर गई थी और उनकी स्वास्थ्य सेवाएं शक्तिशाली देश के नाते काफी अच्छी थी, सुदृढ़ थी, लेकिन वो कोलैप्स कर गई। उसका कारण यह था और वो नेता असहाय महसूस कर रहे थे। उसका कारण यह था कि वहां के नेता इकोनॉमी और मानवता के बीच में चुन नहीं पा रहे थे कि किसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। इकोनॉमी उनके लिए प्रिय थी, मानवता की सेवा वो स्वास्थ्य के माध्यम से सिर्फ करना चाहते थे। लेकिन यहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश को फ्रंट से लीड कर रहे थे, उन्होंने उनका विजनरी दृष्टि देखिए। उन्होंने कहा
जान है तो जहान है, और जन सहभागिता के माध्यम से 130 करोड़ देश को सही दिशा में ले जाने का काम किया और बोल्ड और टाइमली डिसीजन लिया लॉकडाउन का, और 130 करोड़ की जनता को बचाने के काम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूमिका अदा की। इसको हमको ध्यान में रखना, और मैं चाहूंगा अपने कार्यकर्ता इन बातों को बार बार बताएं, क्योंकि जब हमारी चर्चाएं होती हैं और जब हम लोग डिस्कोर्स करते हैं तो हमारे ध्यान में आना चाहिए। जिस समय लॉकडाउन लगा उस समय हमारे इन्फेक्शन रेट डबल होने की संख्या 3 दिन के अंदर केस डबल हो रहे थे। आज जब हम लोगों ने कोरोना से लड़ने की सारी तैयारियां कर ली हैं तो 23 दिन में केस डबल हो रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए। जिस समय हम कोरोना का लॉकडाउन किया था तो उस समय एक भी हॉस्पिटल कोविड को डेडिकेटेड नहीं था, कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम नहीं था। आज 1200 हॉस्पिटल तैयार हैं। उसी तरीके से लगभग सिर्फ 44,000 बेड्स की व्यवस्था थी, आज 12,50,000 बेड्स हमारे पास तैयार है। उसी तरीके से आईसीयू बेड्स हमारे पास 42,000 है, जो हमारे वेंटिलेटर्स के साथ, 1,60,000 बेड्स हमारे ऑक्सीजन के साथ है। आप समझिए कि इस लॉकडाउन की अवस्था में कितनी तैयारी हुई होगी, इसको हमको समझना चाहिए। जब लॉकडाउन लगा तो हमारे पास 150 टेस्टिंग लैब्स थे, आज 1330 1330 टेस्टिंग लैब्स हैं। उस समय हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा लगभग 1500 प्रतिदिन थी, आज प्रतिदिन 5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। और हमारा रिकवरी रेट 63% है। और मुझे खुशी है कि हम लोगों के कई स्टेट्स ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जहां रिकवरी रेट नेशनल रेट से भी अधिक है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है जिसको पहन करके कोरोना के मरीजों के साथ हमारे डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स जाते हैं, यह किट एक भी नहीं बनता था भारत में जब ये कोरोना का संक्रमण आया था। आज 4.5 लाख कोरोना पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स सारे देश में प्रतिदिन बन रहे हैं, 4.5 लाख। प्रधानमंत्री जी ने लोकल उद्यमियों को प्रोत्साहित किया और उनके प्रोत्साहन के कारण हम लोग इस काम को करने में सफल हुए हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इसी संक्रमण काल में अगर पार्टी ने आगे बढ़कर के काम किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा लेकर के हमने काम किया, तो वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यह प्रधानमंत्री जी ने दिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की सराहना की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ हेल्थ इश्यूज को ही एड्रेस नहीं किया है, हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस किया है। और जो गरीब लोग हैं, जो लॉकडाउन की अवस्था में सस्टेन नहीं कर सकते थे, उनको उन्होंने राहत देने का प्रयास किया है। He has also addressed the economic issues and he has taken care of the marginal section of the society. ये डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 80 करोड़ की जनता को पहले 3 महीने और बाद में 5 महीने 9 नवंबर तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल यह मुफ्त में मुहैया कराने का इंतजाम 80 करोड़ की जनता को किया है। 130 करोड़ की जनता में 80 करोड़ मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की चिंता की। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए 3 महीने के लिए 1,500 रुपए उनके जनधन खाते में डाला है, ताकि हमारी महिलाएं स्वाभिमान के साथ इस लॉकडाउन की अवस्था में अपना दैनंदिन चला सकें। इस बात की व्यवस्था की। 8 करोड़ बहनों के घर में 3 सिलेंडर 3 महीने के लिए पहुंचाने की व्यवस्था की। हमारे 8 करोड़ 34 लाख हमारे किसान भाइयों के लिए पहली किश्त 2,000 रुपए की 8 करोड़ 34 लाख लोगों के खातों में हमारे किसानों के खातों में डालने का काम प्रधानमंत्री
ने किया। यही नहीं, आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से लगभग हमारे 20,000 करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए, यह आने वाले 3 साल के लिए किस तरीके से परिवर्तन आएगा इसकी चिंता की गई है, इसको उसमें रखा गया है, यह हमारे ध्यान में। 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर के लिए, हमारे छोटे उद्योगों के लिए। एक तो छोटे उद्योगों का डेफिनेशन बदला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके एम्बिट में आ सकें, और उनको 3 लाख करोड़ रुपए उधार देने का काम, ताकि वो अपने व्यवसाय को ठीक से चला सके, इसकी व्यवस्था की गई। और 1,10,000 करोड़ रुपए लगभग सैंक्शन हो गए हैं, और लगभग इसमें से 80,000 करोड़ रुपए उसमें से डिस्पर्स भी हो गए हैं, उनको मिल गए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च होगा, ये फार्म गेट के माध्यम से। मेरा निवेदन है दीपक प्रकाश जी से, मेरा निवेदन है प्रदीप वर्मा जी से, मेरा निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से कि आप एफपीओज बनाइए, एफपीओज में अपना योगदान कीजिए, अपने लोगों को खड़ा कीजिए, सरकार की सुविधाओं को लीजिए, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक मूलभूत परिवर्तन करने में आप सब लोग अपना योगदान कीजिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 2 लाख कंसेशनल क्रेडिट जो देने का है, वो 2.5 लाख, हमारा 2.5 करोड़ किसानों को देने का है, किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें भी हमको अपना योगदान करना चाहिए। ये हम आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं। कल मैं सभी प्रदेशों के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करने वाला हूं। लगभग 5,000 करोड़ रुपए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रखा है, और इस 5,000 करोड़ रुपए स्ट्रीट वेंडर्स में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो हमारे सड़क पर जो ठेला लगाते हैं, उनको सुविधा देने का काम किया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं ठेले वालों का, उनको पैसे दिलाएं, उनका दैनंदिन फिर से ठीक से चले, इसकी व्यवस्था करें। और इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 5,000 करोड़ रुपए जो इस बात के लिए रखे गए हैं, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनका भी हमको लाभ उठाना चाहिए। हमारे माइग्रेटरी लेबरर्स के लिए 3,500 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं, उसकी भी उस यूटिलाइजेशन के लिए हमको व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरीके से हमको कार्य करना चाहिए। ये मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आत्मनिर्भर पैकेज को अच्छे तरीके से हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, तो आने वाले 3 साल में बदलती जो भारत की तस्वीर है आत्मनिर्भर होने में, और जो बॉटलनेक्स हैं, जो उसमें तकलीफें हैं, जिसके लिए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, वह रिफॉर्म्स को भी हमको समझाने में सुविधा मिलेगी। मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता इन कार्यालयों का इस्तेमाल करते हुए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करें आत्मनिर्भर भारत पर। हमारे कार्यकर्ता आत्मनिर्भर भारत की बारीकियों को समझें, और आत्मनिर्भर भारत की बारीकियों को समझ करके नीचे जिन लोगों को इसकी सुविधा पहुंचनी है, उनको आप सुविधा दिलाने में एक सफल सहयोग करें। यह मेरा आपसे निवेदन है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं झारखंड की बात करता हूं तो मैं पिछले कुछ समय को भी याद करता हूं, और आज के समय को भी याद। यहां खबरें आ रही हैं, जब मैं झारखंड का पेज पलटाता हूं तो मैं देखता हूं कहीं उग्रवाद, कहीं नक्सलाइट्स का अटैक, कहीं लोगों का अपहरण होना, कहीं दिन दिहाड़े मारे जाना, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं अपहरण। आज झारखंड लॉलेसनेस का दूसरा रूप बन गया है, उसका दूसरा नाम हो गया है। नक्सलवाद जो दिखाई नहीं देता था, जिसको प्रायः समाप्त कर दिया गया, सारे प्रदेश में लोग आराम से घूम सकते थे, आज नक्सलवाद का प्रकोप इतना बढ़ गया है, सारे लोग जो झारखंड छोड़ करके चले गए थे, वो झारखंड के अंदर फिर से आकर के और वो दंदना रहे हैं, वो मस्त है। ये तभी होता है जब शासक कमजोर होता है, ये तभी होता है
जब शासक बेपरवाह होता है। यह तभी होता है जब शासक को जनता की तकलीफ समझने में की इच्छा नहीं होती। मित्रों, ऐसी सरकारों को लॉक स्टैक और बैरल हमको, और यह प्रजातांत्रिक तरीके से हमको जनता के बीच में जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। आज भ्रष्टाचार इंडस्ट्री बन गई है, ट्रांसफर एक इंडस्ट्री बन गई है। इस पोस्ट का तबादले का इतना पैसा, इस पोस्ट के तबादले का इतना पैसा, खुलेआम यह धंधा चल रहा है। यह ट्रांसफर एक इंडस्ट्री बन चुकी। एक जो हमारा अच्छा शासन था वह शासन समाप्त हुआ है, और एक तरीके से जिसको कहें गुंडे और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो समाज विरोधी तत्व हैं, वो आज दंदना रहे हैं, और शासन मूक दर्शक बना हुआ, कहीं कहीं सहयोग कर रहा है, कहीं कहीं केसों को दबाने का प्रयास कर। कोविड-19 से लड़ने की स्थिति आपने देखी है। राजनीति करने के लिए कोई फोटोग्राफ खींच करके डाल देना और प्रेस में डाल देना, ये एक अलग चीज होती, लेकिन जिस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट होना चाहिए था वो मैनेजमेंट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो राशन भेजा है वो जमीन पर जाने में उसमें भी दुविधा आई है, वो भी ठीक से नहीं पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री इधर से राशन भेज रहे हैं, गरीबों के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वह राशन भी ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। मित्रों, यह फर्क पड़ता है सुशासन का और कुशासन का। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इन सारी बातों को जागृत करो, इन सारी बातों को जनता के सामने ले जाओ, जनता को बताओ, और जनता को बताने के साथ साथ इन सब विषयों के बारे में जनता के तरफ से और आपके तरफ से शासन पर अंकुश लगना चाहिए। शासन को एक विपक्ष के नेता के रूप में और विपक्ष के कार्यकर्ता के रूप में जगाना भी चाहिए, और उनको बताना भी चाहिए जो उसकी जिम्मेवारी है, और हमें एक सफल और अच्छी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है।